हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी मनाए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स की। क्लास 11th अकाउंट्स में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, गेन क्या होती है, लॉस क्या होती है। अब देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कॉमर्स के स्टूडेंट को। वो इनकम और रेवेन्यू को एक समझ बैठते हैं, प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब सारी डॉट्स को आज की क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या होता है? तो सर, रेवेन्यू मतलब बिजनेस की इनकम। देखो, थोड़ा सा इनकम और अर्निंग के बीच में डिफरेंस समझो। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या होता है? अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। अर्निंग्स क्या होता है सर? तो अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई। अर्निंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस की कमाई। आप ऐसे बोल सकते हो, बिजनेस की कमाई। यानी आप अपने बिजनेस में जो कुछ भी कमाते हो, ठीक है, जो कुछ भी कमाते हो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी रेवेन्यू होती है। वैसे हम लोग क्या होता है कि रेवेन्यू और इनकम को इंटरचेंजेबल है, कभी रेवेन्यू को इनकम बोल देते, कभी इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। वो आज ही के क्लास में हम लोग आगे इनकम का मतलब समझेंगे, बट रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। ठीक है, देखो, ये जो रेवेन्यू जो होती है वो आपकी कमाई होती है, अर्निंग्स होती है। ठीक है, और इनकम क्या होती है कि आपकी कमाई में से जब आप खर्चे को घटा देती है तो वो आपकी इनकम बन जाती है। ठीक है, तो सर प्रॉफिट क्या होती है? आज सब सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे कि रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है। ठीक है, आपकी सारी की सारी डॉट आज क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू मतलब अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की कमाई। ठीक है, जो बिजनेस में हम जो कमाते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं क्या बोलता हूं? अर्निंग्स ऑफ बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम कमाते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में हम जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू होती है। ठीक है, अब देखो, कमाई जो होगी उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। किस किस फॉर्म में कमाई हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ, जब हम कमाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम कमा लिए लेकिन पैसा अभी तुरंत नहीं आया, तो क्या होता है कि हम किसी को उधार बेच दिए, बट कमाई तो हमारी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारी जो कमाई है वो क्या होता है? कैश के फॉर्म में बटी होती है, रिसीवेबल की फॉर्म में बटी होती है, या कभी कभी अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में भी बटी होती है। अब सर इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बोला कि इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश। क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कैश आता है। कैश तो आप लोग समझते हो ना, रुपया। रुपया, ठीक है, बैंक में भी आ सकता है। कैश को इंटरचेंजेबली समझो कि आप बैंक में पैसा आया तो वो भी आप समझो कि आपके बिजनेस में क्या हुआ? कैश आया, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, चलो, तो आपके बिजनेस में क्या हुआ? एक साइड से तो क्या हो सकता है कि कैश के फॉर्म में आपके पास पैसा आ सकता है, यानी आपके बैंक में पैसा आ सकता है, कैश में आ सकता है। दूसरा, आपकी कमाई हो सकती है कि आपने तो कमा लिया लेकिन उधारी बेचा, बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा या 2 महीने, अभी तुरंत आपको कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, उस केस में उसको बोलते हैं रिसीवेबल। उसको क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। यानी रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमारा वो देनदार है, फ्यूचर में हमको पैसा देगा। रिसीवेबल क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? देनदार। ठीक है, रिसीवेबल को क्या बोलते हैं? देनदार। ठीक है, रिसीवेबल को मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं। ठीक है, देनदार। ठीक है, यानी देनदार क्या होता है? यहां से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा। देनदार से हमें क्या होगा? यहां से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि हमने उधारी तो बेच दिया, फ्यूचर में वो पैसा दे देंगे। रिसीवेबल से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा। ठीक है,
दूसरा क्या हो सकता है सर, तीसरा क्या हो सकता है, एक तो कैश आ गया, कमाने से अर्निंग, बिजनेस में कमाई किए, बिजनेस में हमारी अर्निंग्स भी, तो कैश आ गया। दूसरा क्या हुआ, बोला कि फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, यानी रिसीवेबल आ गया। तीसरा हो सकता है अदर कंसिडरेशन। तीसरा क्या हो सकता है, अदर कंसिडरेशन। सर ये क्या हुआ, ये तो नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल समझ में आएगी आपको। देखो अब क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हो, आप बेच देते हो, जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, ठीक है, और आपका दोस्त क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है। तो आपने क्या किया, फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। अब वो दो आपको एक्चुअली एक आपकी वाइफ बोली कि घर में एक टीवी नहीं है, एक अच्छा सा टीवी चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त को फर्नीचर बेचा और वो पैसा देने लगा, तो आप बोला कि पैसा मत दो, एक काम करो, तुम्हारे यहां से हम टीवी खरीद के ले आते हैं, यानी हमने फर्नीचर ऑलरेडी तुमको बेचा है, तो तुम पैसा दोगे, इसके बदले में हम क्या आते हैं, तुमसे टीवी खरीद लेते हैं, और जो कुछ भी एडजस्टमेंट होगा, मान के चलो फर्नीचर ज्यादा का जितना डिफरेंस होगा वो तुम हमको दे दो। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कैश नहीं आ रहा है, ना ही फ्यूचर में आएगा, क्योंकि वो हमारा रिसीवेबल भी नहीं है, हमारा डेटर भी नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है इसको, रिसीवेबल को ही हम लोग डेटर बोलते हैं, रिसीवेबल को ही हम लोग क्या होते हैं, डेटर बोलते हैं। आप तनिक भी चिंता मत करो, सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के समझ में आ गया कि सर डेटर क्या होता है, रिसीवेबल क्या, तो सब कुछ हम इसी चैप्टर में आपको खत्म करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर होगा, पर चूंकि ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है, इसके बिना आप 11 12 अच्छे से नहीं समझ सकते हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स को मैं समझा दूंगा इस चैप्टर में, जो आपको क्लास 11th और 12 में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, अदर कंसिडरेशन की मैंने क्या बात की कि आपने क्या कहा था, इन एक्सचेंज फॉर अदर थिंग्स, आपने सेल किया, इन एक्सचेंज मतलब आप सेल किया, आपको कैश नहीं मिला, बदले में कुछ दूसरा आपने दूसरा चीज उससे ले लिया, यानी आप बोल सकते हो एक्सचेंज कंसिडरेशन इसे बोल सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज यानी कि आपको कैश नहीं देके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया, तो ये होता है एक्सचेंज के केस में क्या होता है, अदर कंसिडरेशन भी हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि रेवेन्यू क्या होती है। तो सर रेवेन्यू होती है बिजनेस की कमाई, बिजनेस की अर्निंग, जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, वो तीन फॉर्म में हो सकता है। कैश के फॉर्म में हो सकता है, जब हम बिजनेस में कमाते हैं तो हमें फटाफट कैश या बैंक में पैसा आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है बोलेगा कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे, रिसीवेबल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि रेवेन्यू के जो जनरली टाइप होते हैं, दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो, जो हम अर्न करते हैं, हम जो अर्न करते हैं, अमाउंट अर्नड। अब देखो मैंने यहां पे रिसीव्ड नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कमा लिया, बट क्या हुआ, पैसा अभी तक आया नहीं। अमाउंट अर्न और रिसीव, यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमने कमा लिया तो पैसा तुरंत आ गया, या ऐसा हो सकता है कि कमाया पर तुरंत पैसा नहीं आया, यानी रिसीवेबल के फॉर्म में है। इसीलिए मैंने दोनों लिखा दिया कि रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट अर्न और रिसीव। तो ये जो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, कहां कहां से होते हैं, अमाउंट अर्न और रिसीव फ्रॉम। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। हम जो अमाउंट अर्न करते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलो अब देखो मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है कि जो भी हम कमाते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस में हम जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो देखो बिजनेस में जो कमाई होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक कमाई तो वो होती है जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल कमाई होती है, जो जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो कमाई होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो क्या सर ऐसा होगा कि हम कमाई बिजनेस किसी और कि इस चीज के लिए कर रहे हैं, कमाई किसी दूसरे जगह से आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे देखो, आप फर्नीचर का आपका बिजनेस है, ठीक है, आप फर्नीचर क्या करते हो, फर्नीचर बनाते हो, रॉ मटेरियल यानी लकड़ी खरीद के लाते हो, फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर को बेचते हो, ठीक है, उससे आपकी कमाई होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो, फर्नीचर से आपको कुछ कमाई हुआ तो आपको पैसा आया कस्टमर से, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कुछ, आपके पास 2 लाख एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है, तो आपने सोचा कि इस कैश को हम अगर बिजनेस में रखेंगे तो इससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 लाख को शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो क्या होगा, उससे हमें कमाई हो जाएगी, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, शेयर को बेच के हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखो, आपका मेन बिजनेस तो फर्नीचर का है, ठीक है, आप फर्नीचर को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड था उस फंड को आपने शेयर मार्केट में लगा दिया और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, वहां से आपको शेयर को बेच के प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या आपकी वो मेन बिजनेस एक्टिविटी थी? नहीं सर, मेन बिजनेस एक्टिविटी तो फर्नीचर बेचना था, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ रेवेन्यू, ठीक है। और फर्नीचर को बेचने से जो कमाई होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ रेवेन्यू, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये होता है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी जो हमारा है उससे जो हम कमाते हैं, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, यानी जिस बिजनेस के लिए हम बिजनेस को शुरू किए हैं उससे जो कमाई होती है, फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसके लिए एक्चुअल में बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं तो उससे ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सेल करते हो आप, आपका बिजनेस है किसी प्रोडक्ट को सेल करना, सेल ऑफ प्रोडक्ट, और ऐसा हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देना, सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। आपका काम ही था कि आप प्रोडक्ट को बेचते हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो उस केस में क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट को बेचने से और सर्विस प्रोवाइड करने से जो आपको इनकम जनरेट होती है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो रेवेन्यू होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सर बता दो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? तो वो एक्टिविटी जो कि हमारा मेन बिजनेस से नहीं आ रहा है, जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं मेन बिजनेस के अलावा, यानी यहां पे हो रहा है, यहां पे रेवेन्यू जो अर्न हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो हम रेवेन्यू कमा रहे हैं फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, या फिर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हम अपना, हमारे पास खुद की जो है वो हमारे पास खुद की बिल्डिंग थी, ठीक है, और वहीं पे हमने फर्नीचर का बिजनेस कर रहा था, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारे पास खाली पड़े हुए थे रूम, उसको हमने किराया पे लगा दिया। तो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी तो सेल करना था फर्नीचर का, तो हमने जो किराया पे लगा दिया उससे मुझे रेंट आ गया, हम क्या कर लिए, रेंट रिसीव कर लिए। तो रेंट रिसीव अगर कर लिए तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आई हुई रेवेन्यू। अब सर आपने बोला कि इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, ये सब जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जिसका मेन बिजनेस ही क्या हो, इंटरेस्ट कमाना हो, डिविडेंड, यानी वो जो है फिनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व हो, फिनेंशियल बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो उस केस में क्या होगा सर, अगर आपका, ये तो हुआ नॉर्मल बिजनेस, मैं इसको बोलता हूं कि ये जो सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का मैंने जो एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल किसके लिए अप्लाई होगा, अदर देन ऑल बिजनेस, अदर देन
बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, अदर देन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसके केस में क्या होगा सर, उसके केस में ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मैंने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया है वो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारा बैंकिंग का बिजनेस है, हमारा बैंकिंग का बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा, फॉर बैंकिंग बिजनेस के केस में हमारा ये जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बांटी जाएगी। इन सबको क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर अगर कोई मान के चलो कि रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है तो उसके केस में जो रेंट रिसीव करते हैं क्या उसे नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर रियल उसका काम ही है किराया पे लगाना अपने घर को, वो बहुत सारे घर को खरीद के रखा है और उसको किराया पे लगाता है, उसका बिजनेस ही वही है। तो अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसके लिए रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। रेंट रिसीव उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो आप इसीलिए एग्जाम्पल जो होता है वो वैरी कर सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि बिजनेस किस नेचर का है। जिस नेचर का बिजनेस है अगर उसी नेचर से पैसा आ रहा है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके अलावा कहीं इधर उधर से पैसा आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं अदर इनकम। नॉन ऑपरेटिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अदर इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेवेन्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाली रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो रेवेन्यू में तो सारी क्लियर है, चाहे ऑपरेटिंग से हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग से हो, लेकिन रेवेन्यू मतलब सारा बिजनेस की जो भी कमाई होती है वो आपकी क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि रेवेन्यू का हम अपने अकाउंट्स में कैसे इसको ट्रीट करेंगे। यानी क्लास 11-12 में जब आप अकाउंट्स आगे चल के पढ़ने वाले हो तो उसमें कैसे आप रेवेन्यू को ट्रीट करोगे, ठीक है। तो सर देखो, कोई सा भी जो रेवेन्यू होगा, ठीक है, जो भी रेवेन्यू होगा उसको क्या करोगे आप, जब आपका अकाउंट्स पीरियड एंड होता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपका अकाउंट्स पीरियड एंड होता है, यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो सर कब एंड होता है, तो देखो जनरली अपने इंडिया में और बाहर भी बोल सकते हो, फॉरेन में भी जो इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और इंडिया में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोलता है कि जो बुक्स जो आपका क्लोज होगा वो 31 मार्च को क्लोज होगा। 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होगा। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, छोटा छोटा सा बिजनेस होता है तो वहां पे कैलेंडर ईयर भी फॉलो होता है, जहां पे 1 जनवरी को बिजनेस शुरू होता है, यानी बिजनेस का जो आपका बुक्स होता है वो शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि साल के अंत में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी साल के अंत में क्या करोगे, आपकी ये जो रेवेन्यू है, जितनी सारी रेवेन्यू है, सारी रेवेन्यू को क्या करोगे आप, ट्रांसफर करोगे। आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। कहां करेंगे सर ट्रांसफर, तो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता है, तो रेवेन्यू तो ऑपरेटिंग से भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग से भी होता है, तो बिल्कुल सही, हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बोल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी जितनी भी हमारी रेवेन्यू होगी साल भर की, यानी अकाउंटिंग पीरियड में उस अकाउंट, जैसे अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो मार्च 31 को, पूरे 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक तो जितनी भी आपकी रेवेन्यू होगी उस रेवेन्यू को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट में, ठीक है। वेरी गुड। तो सर ये भी बता दो कि सर अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसके वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। आप ही सोचो, आप बिजनेस में जितना ज्यादा कमाओगी आपकी प्रॉफिट क्या होगी,
उतनी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, तो हमारी प्रॉफिट क्या होगी, रेवेन्यू की वजह से इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी प्रॉफिट। तो सर अगर प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो आपने बताया था कि सर प्रॉफिट बढ़ती है तो हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट किसका है, बिजनेस के ऑनर का है, और बिजनेस का ऑनर का क्या है, कैपिटल है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, रिजल्टिंग इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे फटाफट मुझे रेवेन्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाओ, यानी बिजनेस में जो भी कमाई तुम्हारी हो रही है, चाहे सेल से हो रही है चाहे सर्विस से हो रही है, तो क्या करते हो, तो देखो जो भी बिजनेस की हमारी कमाई होती है, अल्टीमेट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो भी कमाई होती है उसको साल के अंत में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो कैपिटल को बढ़ा देता है बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपको रेवेन्यू की कॉन्सेप्ट हो जाती है खत्म। आई होप आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू क्या होता है। कोई सा भी बिजनेस की जो अर्निंग होती है वो रेवेन्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि जो बिजनेस में कोई सा भी बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम कोई सा भी रेवेन्यू करते हैं वो हमारी रेवेन्यू होती है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में हो सकती है, तो वो सर कैश के फॉर्म में हो सकती है, वो रिसीवेबल के फॉर्म में हो सकती है, या फिर अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकती है। रेवेन्यू को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, तो दो भाग में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग। जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से जो कमाई होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कमाई होती है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने सीखा कि रेवेन्यू को क्या करते हैं, पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है और उसी की वजह से हमारा कैपिटल भी बढ़ जाता है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या होता है, तो सर रेवेन्यू मतलब बिजनेस की इनकम। देखो थोड़ा सा इनकम और अर्निंग के बीच में डिफरेंस समझो। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या होता है, अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। अर्निंग्स क्या होता है सर, तो अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई। अर्निंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस की कमाई। आप ऐसे बोल सकते हो, बिजनेस की कमाई, यानी आप अपने बिजनेस में जो कुछ भी कमाते हो, ठीक है, जो कुछ भी कमाते हो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रेवेन्यू होती है। वैसे हम लोग क्या होता है कि रेवेन्यू और इनकम को इंटरचेंजेबल है, कभी रेवेन्यू को इनकम बोल देते हैं, कभी इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। वो आज ही के क्लास में हम लोग आगे इनकम का मतलब समझेंगे, बट रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस है। ठीक है, देखो ये जो रेवेन्यू जो होती है वो आपकी कमाई होती है, अर्निंग्स होती है। ठीक है, और इनकम क्या होती है कि आपकी कमाई में से जब आप खर्चे को घटा देती है तो वो आपकी इनकम बन जाती है। ठीक है, तो सर प्रॉफिट क्या होती है, आज सब सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे कि रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है। ठीक है, आपकी सारी की सारी डॉट आज क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू मतलब अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की कमाई। ठीक है, जो बिजनेस में हम जो कमाते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं क्या बोलता हूं, अर्निंग्स ऑफ बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम कमाते हैं, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में हम जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है। ठीक है, अब देखो कमाई जो होगी उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। किस किस फॉर्म में कमाई हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ, जब हम कमाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम कमा लिए लेकिन पैसा अभी तुरंत नहीं आया, तो क्या होता है कि हम किसी को उधार बेच दिए, बट कमाई तो हमारी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारी जो कमाई है वो क्या होता है, कैश के फॉर्म में बटी होती है, रिसीवेबल की फॉर्म में बटी होती है, या कभी कभी अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में भी बटी होती है। अब सर इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बोला कि इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश। क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कैश आता है। कैश तो आप लोग समझते हो ना, रुपया रुपया। ठीक है, बैंक में भी आ सकता है। कैश को इंटरचेंजेबली समझो कि आप बैंक में पैसा आया तो वो भी आप समझो कि आपके बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, चलो, तो आपके बिजनेस में क्या हुआ,
एक साइड से तो क्या हो सकता है कि कैश के फॉर्म में आपके पास पैसा आ सकता है, यानी आपके बैंक में पैसा आ सकता है, कैश में आ सकता है। दूसरा, आपकी कमाई हो सकती है कि आपने तो कमा लिया लेकिन उधारी बेचा, बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा या 2 महीने में, अभी तुरंत आपको कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। उस केस में उसको बोलते हैं रिसीवेबल। उसको क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। यानी रिसीवेबल का मतलब होता है कि हमारा वो देनदार है, फ्यूचर में हमको पैसा देगा। रिसीवेबल क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? देनदार, ठीक है। रिसीवेबल को क्या बोलते हैं? देनदार, ठीक है। रिसीवेबल को मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं, ठीक है, देनदार, ठीक है। यानी देनदार क्या होता है? यहां से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा। देनदार से हमें क्या होगा? यहां से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा, ठीक है। यानी कि हमने उधारी तो बेच दिया, फ्यूचर में वो पैसा दे देंगे। रिसीवेबल से हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर? तीसरा क्या हो सकता है? एक तो कैश आ गया, कमाने से अर्निंग, बिजनेस में कमाई किए, बिजनेस में हमारी अर्निंग्स भी, तो कैश आ गया। दूसरा क्या हुआ? बोला कि फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, यानी रिसीवेबल आ गया। तीसरा हो सकता है अदर कंसिडरेशन। तीसरा क्या हो सकता है? अदर कंसिडरेशन। सर ये क्या हुआ? ये तो नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल समझ में आएगी आपको। देखो, और क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हो, आप बेच देते हो। जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक है, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, ठीक है, और आपका दोस्त क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है। तो आपने क्या किया? फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। अब वो तो आपको एक्चुअली आपकी वाइफ बोली कि घर में एक टीवी नहीं है, एक अच्छा सा टीवी चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त को फर्नीचर बेचा और बोलो वो पैसा देने लगा, तो आप बोला कि पैसा मत दो, एक काम करो, तुम्हारे यहां से हम टीवी खरीद के ले आते हैं। यानी हमने फर्नीचर ऑलरेडी तुमको बेचा है, तो तुम पैसा दोगे, इसके बदले में हम क्या आते हैं? तुमसे टीवी खरीद लेते हैं, और जो कुछ भी एडजस्टमेंट होगा, मान के चलो फर्नीचर ज्यादा का जितना डिफरेंस होगा वो तुम हमको दे दो। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि कैश नहीं आ रहा है, ना ही फ्यूचर में आएगा, क्योंकि वो हमारा रिसीवेबल भी नहीं है, हमारा डेटर भी नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है इसको, रिसीवेबल को ही हम लोग डेटर बोलते हैं। रिसीवेबल को ही हम लोग क्या होते हैं? डेटर बोलते हैं। आप तनिक भी चिंता मत करो, सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के समझ में आ गया कि सर डेटर क्या होता है, रिसीवेबल क्या, तो सब कुछ हम इसी चैप्टर में आपको खत्म करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर होगा, पर चूंकि ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है, इसके बिना आप 11 12 अच्छे से नहीं समझ सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स को मैं समझा दूंगा इस चैप्टर में, जो आपको क्लास 11th और 12 में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, अदर कंसिडरेशन की मैंने क्या बात की कि आपने क्या कहा था? इन एक्सचेंज फॉर अदर थिंग्स। आपने सेल किया, इन एक्सचेंज मतलब आप सेल किया, आपको कैश नहीं मिला, बदले में कुछ दूसरा, आपने दूसरा चीज उससे ले लिया। यानी आप बोल सकते हो एक्सचेंज कंसिडरेशन, इसे बोल सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज यानी कि आपको कैश नहीं देके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया, तो ये होता है एक्सचेंज के केस में क्या होता है? अदर कंसिडरेशन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि रेवेन्यू क्या होती है? तो सर रेवेन्यू होती है बिजनेस की कमाई, बिजनेस की अर्निंग, जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। वो 3 फॉर्म में हो सकता है। कैश के फॉर्म में हो सकता है, जब हम बिजनेस में कमाते हैं तो हमें फटाफट कैश या बैंक में पैसा आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है बोलेगा कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे, रिसीवेबल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि रेवेन्यू के जो जनरली टाइप होते हैं, 2 टाइप के रेवेन्यू होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो, जो हम अर्न करते हैं, हम जो अर्न करते हैं, अमाउंट अर्नड। अब देखो, मैंने यहां पे रिसीव्ड नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कमा लिया, बट क्या हुआ? पैसा अभी तक आया नहीं। अमाउंट अर्न और रिसीव, यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमने कमा लिया तो पैसा तुरंत आ गया, या ऐसा हो सकता है कि कमाया बट तुरंत पैसा नहीं आया, यानी रिसीवेबल के फॉर्म में है। इसीलिए मैंने दोनों लिखा दिया कि रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट अर्न और रिसीव। तो ये जो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, कहां कहां से होते हैं? अमाउंट अर्न और रिसीव फ्रॉम।
अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। हम जो अमाउंट अर्न करते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलो अब देखो मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा है कि जो भी हम कमाते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस में हम जो कुछ भी कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो देखो बिजनेस में जो कमाई होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक कमाई तो वो होती है जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल कमाई होती है, जो जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो कमाई होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या सर ऐसा होगा कि हम कमाई बिजनेस किसी और कि इस चीज के लिए कर रहे हैं, कमाई किसी दूसरे जगह से आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे देखो आप फर्नीचर का आपका बिजनेस है, ठीक है, आप फर्नीचर क्या करते हो, फर्नीचर बनाते हो, रॉ मटेरियल यानी लकड़ी खरीद के लाते हो, फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर को बेचते हो, ठीक है, उससे आपकी कमाई होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो फर्नीचर से आपको कुछ कमाई हुआ तो आपको पैसा आया कस्टमर से, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कुछ, आपके पास 2 लाख एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है, तो आपने सोचा कि इस कैश को हम अगर बिजनेस में रखेंगे तो इससे हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 लाख को शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो क्या होगा, उससे हमें कमाई हो जाएगी, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, शेयर को बेच के हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखो आपका मेन बिजनेस तो फर्नीचर का है, ठीक है, आप फर्नीचर को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड था उस फंड को आपने शेयर मार्केट में लगा दिया और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, वहां से आपको शेयर को बेच के प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या आपकी वो मेन बिजनेस एक्टिविटी थी? नहीं सर, मेन बिजनेस एक्टिविटी तो फर्नीचर बेचना था, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ रेवेन्यू, ठीक है। और फर्नीचर को बेचने से जो कमाई होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ रेवेन्यू, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये होता है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी जो हमारा है उससे जो हम कमाते हैं, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, यानी जिस बिजनेस के लिए हम बिजनेस को शुरू किए हैं उससे जो कमाई होती है फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसके लिए एक्चुअल में बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं तो उससे ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि सेल करते हो आप, आपका बिजनेस है किसी प्रोडक्ट को सेल करना, सेल ऑफ प्रोडक्ट, और ऐसा हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देना, सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। आपका काम ही था कि आप प्रोडक्ट को बेचते हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो उस केस में क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट को बेचने से और सर्विस प्रोवाइड करने से जो आपको इनकम जनरेट होती है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो रेवेन्यू होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सर बता दो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? तो वो एक्टिविटी जो कि हमारा मेन बिजनेस से नहीं आ रहा है, जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं मेन बिजनेस के अलावा, यानी यहां पे हो रहा है, यहां पे रेवेन्यू जो अर्न हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो हम रेवेन्यू कमा रहे हैं फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या फिर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है
कि हम अपना, हमारे पास खुद की जो है वो हमारे पास खुद की बिल्डिंग थी, ठीक है, और वहीं पे हमने फर्नीचर का बिजनेस कर रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारे पास खाली पड़े हुए थे रूम, उसको हमने किराया पे लगा दिया। तो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी तो सेल करना था फर्नीचर का, तो हमने जो किराया पे लगा दिया उससे मुझे रेंट आ गया। हम क्या कर लिए, रेंट रिसीव कर लिए। तो रेंट रिसीव अगर कर लिए तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आई हुई रेवेन्यू। अब सर आपने बोला कि इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, ये सब जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जिसका मेन बिजनेस ही क्या हो, इंटरेस्ट कमाना हो, डिविडेंड, यानी वो जो है फिनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व हो, फिनेंशियल बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो उस केस में क्या होगा सर, अगर आपका ये तो हुआ नॉर्मल बिजनेस, मैं इसको बोलता हूं कि ये जो सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का मैंने जो एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल किसके लिए अप्लाई होगा, अदर देन ऑल बिजनेस, अदर देन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, अदर देन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसके केस में क्या होगा सर, उसके केस में ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मैंने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया है वो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारा बैंकिंग का बिजनेस है, हमारा बैंकिंग का बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर बैंकिंग बिजनेस के केस में हमारा ये जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मानी जाएगी। इन सबको क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर अगर कोई मान के चलो कि रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, तो उसके केस में जो रेंट रिसीव करते हैं, क्या उसे नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर रियल उसका काम ही है किराया पे लगाना अपने घर को, वो बहुत सारे घर को खरीद के रखा है और उसको किराया पे लगाता है, उसका बिजनेस ही वही है। तो अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसके लिए रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। रेंट रिसीव उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो आप इसीलिए एग्जाम्पल जो होता है वो वैरी कर सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि बिजनेस किस नेचर का है। जिस नेचर का बिजनेस है, अगर उसी नेचर से पैसा आ रहा है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके अलावा कहीं इधर उधर से पैसा आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं अदर इनकम। नॉन ऑपरेटिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अदर इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेवेन्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाली रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो रेवेन्यू में तो सारी क्लियर है, चाहे ऑपरेटिंग से हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग से हो, लेकिन रेवेन्यू मतलब सारा बिजनेस की जो भी कमाई होती है वो आपकी क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इनकम की। तो इनकम क्या होती है, अब देखो ये जो होती है वो नेट अर्निंग, आप बोल सकते हो कि नेट अर्निंग बाय कंपनी, ठीक है। इनकम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट अर्निंग, नेट अर्निंग। सर आपने तो बताया था रेवेन्यू होता है अर्निंग, तो देखो मैंने बोला कि अर्निंग्स तो रेवेन्यू होता है, ठीक है, बट नेट अर्निंग जो होता है ना वो क्या होता है, इनकम होता है। नेट अर्निंग किसको बोलते हैं भाई, तो सर रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस को घटा दो तो वही आपकी इनकम हो जाती है, वही आपकी नेट अर्निंग हो जाती है। यानी रेवेन्यू में से क्या करते हैं हम, रेवेन्यू में से क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस घटा देते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा देते हैं। यानी कि आपकी जो रेवेन्यू है उसमें से जब आप पूरे के पूरे खर्चे को घटा देते हो, पूरी की पूरी रेवेन्यू में से पूरे के पूरे खर्चे घटा देते हो, तो वही आपकी क्या होती है, नेट अर्निंग हो जाती है, यानी आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ लिए कि इनकम बराबर क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी आप बोल सकते हो कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी आपकी जितनी रेवेन्यू अधिक होती है खर्चे से वही आपकी क्या है, इनकम है, इज इनकम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लो। आपने क्या हुआ कि आपका बिजनेस में
वो सेल से कमाई हुई 1,00,000 रुपया, सेल से कमाई हुई 1,00,000 रुपया। आपका कुछ अदर इनकम था जैसे इंटरेस्ट वगैरह, रेंट वगैरह, उससे आपने क्या किया, आपने उससे भी कमा लिया 50,000। ठीक है, आपने अदर इनकम से कमा लिया कितना, 50,000। तो देखो सेल तो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया हुआ इनकम हो गया, और अदर इनकम क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ये दोनों क्या हुआ, मिला के टोटल रेवेन्यू आएगा आपका। ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। कितना हुआ बाबू, टोटल रेवेन्यू 1,50,000। अब बात करते हैं खर्चे की। तो खर्चे का मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में खर्चे बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में किया गया खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऑफिस सब में किया गया खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मान के चलो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 50,000, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ 40,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ, 40,000। ठीक है, तो टोटल आपका जो एक्सपेंसेस हुआ वो कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस हुआ आपका 90,000। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी रेवेन्यू कितनी है, तो आपकी टोटल रेवेन्यू 1,50,000 है। आपके टोटल खर्चे कितनी है, तो आपके खर्चे 90,000 है। तो सर आपकी इनकम क्या हुई, तो इनकम तो होता है रेवेन्यू में से खर्चे को घटा दो। आपने रेवेन्यू भी जान लिया, रेवेन्यू क्या होता है आपको पता है, खर्चा भी क्या होता है वो भी जान लिया। रेवेन्यू भी आपको पता है, रेवेन्यू सर 1,50,000 है और खर्चा कितना है 90,000। तो 150 में से 90 घटाए यानी 60,000 जो हुआ, ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई। 60,000 हमारी क्या हुई, इनकम हुई। यानी आपकी जो नेट अर्निंग होती है बिजनेस से, यानी रेवेन्यू में सारे खर्चे घटाने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या होता है, इनकम हो गया। तो आई होप आप लोग क्लियर है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम। कभी कभी हम लोग इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं, रेवेन्यू को इनकम बोलते हैं, इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रेवेन्यू का मतलब हुआ सारा बिजनेस की अर्निंग, और इनकम का मतलब हुआ सारे बिजनेस की अर्निंग में से जब खर्चा घटा दो तो दोगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। आई होप आप लोग इनकम समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है, हम बिजनेस करते क्यों हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करने का। तो इसको अच्छे से समझो कि प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में जो हम इनकम अर्न करते हैं वही हमारा प्रॉफिट होता है। मैंने क्या बोला कि मैंने यहां पे पढ़ा इनकम क्या होता है, तो इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यही इनकम एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट बन जाता है। तो सर क्या इनकम और प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझो। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इनकम अर्न, ठीक है, इनकम अर्न ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, ओवर द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब देखो यहां पे इनकम का मतलब वही हुआ, रेवेन्यू में से खर्चा को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो वही इनकम एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो हमारी अकाउंटिंग पीरियड ये है, ठीक है, ये अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक। ठीक है, इस पीरियड के दौरान जो भी हम इनकम कमाते हैं, ठीक है, वही इनकम हमारी क्या हो जाती है, प्रॉफिट बन जाती है यहां पे। ठीक है, वही इनकम हमारी क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है कि हमने साल के अंत में इतना प्रॉफिट कमाया। क्लियर है, तो जो इनकम होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इनकम कैसे निकालोगे, तो इनकम होता है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाने से वो हमारी क्या हो जाती है, इनकम बन जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इनकम और प्रॉफिट में स्लाइटली सा चेंज है कि इनकम तो होता है कि जो भी बिजनेस में कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें से खर्चा घटा दो तो हमारी इनकम बन गई। और वो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जब लाए कि इस साल यानी 2022 में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि भी प्रॉफिट जो होता है ना वो
पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से निकाला जाता है कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाए, पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो इनकम होती है वही हमारी प्रॉफिट होती है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट कितने टाइप का हो सकता है। तो सर प्रॉफिट तो 2 टाइप का हो सकता है। प्रॉफिट कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है। अच्छा अब बताओ कौन कौन सा प्रॉफिट हो सकता है। तो सर एक तो होता है कि आपका जो बिजनेस से जो आपने बिजनेस से जो एक्चुअल में आपका डायरेक्ट बोल सकते हो कि गुड्स प्रोड्यूस करके उसको सेल करके जो कमाते हो, ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट क्या है, यानी उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं बाबू। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको अच्छे से समझते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला कि आप जो भी रेवेन्यू कमाते हो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से, ठीक है, आप जो रेवेन्यू कमाते हो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से, यानी आप बोल सकते हो रेवेन्यू कमाते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो कमाते हो रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उस रेवेन्यू में से आप फैक्ट्री में जो खर्चा करते हो, यानी उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा होता है उसको अगर घटा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू कमाते हैं तो क्या कमाते हो? तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कौन कौन सी रेवेन्यू हो सकती है। जैसे आपका बिजनेस में बेचने का बिजनेस है, आप प्रोडक्ट को बेचते हो तो उससे जो सेल करने से जो आपकी इनकम होगी, सर्विस से जो इनकम होगी, तो वो आपकी ऑपरेटिंग। बट अगर बैंकिंग बिजनेस में हो तभी उन केस में आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। रियल एस्टेट में हो तो रेंट रिसीव आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। बट जनरली जो प्रोडक्ट को बेचने से और सर्विस को बेचने से जो सेल होती है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रेवेन्यू में से क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दोगे। मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दोगे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट निकलेगी वही आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो मैंने तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पढ़ाया था। अब याद करो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने क्या बोला था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा घटा दोगे तो वही आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब वहां से आप क्या करोगे? जब अब यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें बाकी जो इनकम होते हैं यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को छोड़ के नॉन ऑपरेटिंग की जो रेवेन्यू होती है उसको जोड़ दोगे और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको घटा दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला नेट प्रॉफिट के लिए कि देखो यहां पे तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने जैसे ही घटाया तो आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हो? नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो नेट प्रॉफिट में क्या करोगे? आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट आप रखोगे। मान के चलो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये हुआ, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करोगे? आप नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को जोड़ोगे, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, जिसे हम अदर इनकम बोलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिसे हम क्या बोलते हैं? अदर इनकम, ठीक है। उसको क्या करोगे? आप जोड़ दोगे, ठीक है। और आपकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको घटाओ, क्योंकि देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय आपने घटा लिया, ठीक है। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा लिए तो अब बचा कौन सा? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचा, ठीक है। तो आपने क्या किया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दिया, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़े होंगे तो आप
जो पढ़े होंगे बोलेंगे कि सर ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं घटाया, तो वो चीज मैं अभी आपको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जब आगे पढ़ेंगे आप फाइनल अकाउंट तो आप समझ जाएंगे। बस अभी इतना समझ लो कि आपका जो मेन इनकम है उसमें से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग से जो खर्चा वो घटाने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, और उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी अदर इनकम जोड़ देते हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देते हो, वो आपका क्या बन जाता है, नेट प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब चलो मान के चलो कि आपका बिजनेस फर्नीचर को बेचने का है। ठीक है, तो आपने फर्नीचर को बेचा, उससे आपको सेल हुआ, सेल करने से क्या हुआ, आपकी बिजनेस में आपकी कमाई हुई यानी आपकी रेवेन्यू हुई। ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, आपने 1 लाख का सेल किया। ठीक है, आपने 1 लाख का सेल किया। ठीक है, अब आपको बहुत सारे फर्नीचर को बनाने में क्या हुआ, बहुत सारे खर्चे हुए होंगे। उस खर्चे को जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, उस खर्चे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा सर, अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है आपको जब फर्नीचर बनाए तो आपको बहुत सारे वर्कर की जरूरत होगी। ठीक है, वेजेस दिए होंगे। आप फर्नीचर के लिए लकड़ी रॉ मटेरियल जब खरीद के लाए होंगे तो आप परचेज किए होंगे रॉ मटेरियल का। ठीक है, उसके बाद आपको परचेज करके रॉ मटेरियल अपने बिजनेस में लाने में जो खर्चा लगा होगा उसको बोलते हैं कैरेज। उसको क्या बोलते हैं, कैरेज। कैरेज क्या बोलते हैं, आपके बिजनेस में आया तो अंदर आया तो उसे कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ 70,000 आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा कर दिया। ठीक है, तो सर हमने फर्नीचर को बेचा, मैं अभी मान के चल रहा हूं कि हमारा कोई स्टॉक ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, अभी मैंने सेल किया और सेल करने में जो खर्चा लगा उसको घटा दिए, तो ये जो 30,000 हुआ ये हमारा क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि हमने फर्नीचर को बेचा, उससे जो पैसा आया ना हम क्या किए, उससे किसी अपने दोस्त को दे दिए और उससे हम इंटरेस्ट कमा लिए। ठीक है, उसको बोले कि अभी हमारे पास पैसा रखा हुआ है तो अभी तो हमको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं है, तो हम तुमको दे देते हैं, तुम बदले में हमको इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि उसको जरूरत था। वो बैंक जा रहा था लोन लेने के लिए, हम बोले कि हमारे पास पैसा है तुम ले लो, बदले में इंटरेस्ट देना, यानी हम अदर इनकम कमाए। हमने क्या किया, अदर इनकम कमाया। कोई सा भी अदर इनकम फर्नीचर को बेचने के अलावा जो कमाते हैं वो, मान के चलो हमने अदर इनकम 20,000 की कमाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे। ठीक है, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा लगा होगा। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, कोई सा भी ऑफिस एक्सपेंसेस ले लो। ठीक है, सैलरी ले लो, वेजेज ले लो, सॉरी वेजेज तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि मजदूर को जो वेजेज देते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ले लो, रेंट ले लो, एटसेट्रा। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, क्योंकि आपका फर्नीचर को बेचने के लिए आपको कभी कभी एडवर्टीजमेंट कराने पड़ते हैं जिससे कि ज्यादा कस्टमर आपके पास आए। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे मैं लेके चलता हूं। ठीक है, अब ये खर्चा मेरा टोटल हमने किया था 25,000 का। कितने का किया था, 25,000 का हमने खर्चा किया। ठीक है, तो इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब जो हमारे पास बचा वो क्या है, कितना बचा, 50,000, 30,000 प्लस 20,000 यानी 50,000, उसमें से 25,000 घटेंगे, यानी ये जो 25,000 होगा ये हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ये हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। हमने क्या किया, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिया, उसमें से हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दिया। ठीक है, तो जो भी बचा वो हमारा क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अदर इनकम मैंने जोड़ा और उसमें क्या किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाया, तो जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ वो हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो गया। अब हम इसको केस ए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केस ए। अब दूसरा केस हम इसी सिनेरियो में सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, जस्ट थोड़ा फिगर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमने फर्नीचर 80,000 में बेचा। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, फर्नीचर को कितने में बेचा, 80,000 में। 80,000 में फर्नीचर को बेचा। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा मान के चलो वही 70,000 नहीं, 70,000 के बदले में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा 85,000 हो गया।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया 85,000, यानी बेचा 80,000 में और उसको बनाने का खर्चा मेरा 85,000 हुआ। तो उस केस में हमारे पास जो प्रॉफिट है कि लॉस है, ध्यान से सुनो, 80,000 को मैं 80,000 में मैंने बेचा और बनाने में मेरे को 85,000 लगे, तो ये जो 5,000 आ रहा है वो माइनस में आ रहा है सर। तो इस माइनस को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉस बोल देंगे, क्योंकि हम जितना में बेचे उससे ज्यादा तो हमको बनाने में खर्चा लग गया। ठीक है, अब मान के चलो 20,000 मेरे को अदर इनकम से आया, ठीक है, और इसको हम 30,000 बोलते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा हो गया। तो सर 5,000 तो पहले से लॉस में थे, 30,000 खर्चा किया यानी 35,000 और 20,000 इनकम हुआ यानी 15,000, तो तुम अभी भी माइनस में हो सर। तो क्या ये नेट प्रॉफिट हुआ? नहीं, ये क्या हुआ, नेट लॉस हो गया। यानी कि हमारी अगर इनकम माइनस में चली जाती है, यानी हमारे रेवेन्यू कम होता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। आई होप इस एग्जांपल से आपको प्रॉफिट तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या हुआ, इनकम अर्न ओवर द अकाउंटिंग पीरियड। तो अब इन केस ये जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया, और खर्चा अगर ज्यादा हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको भी चलो हम लोग सीख लेते हैं। देखो लॉस क्या होता है कि अगर टोटल खर्चा टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। मान के चलो टोटल खर्चा आपकी हो गई 110, आपने रेवेन्यू कमाया 100, तो लॉस कितना हो गया, 10 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी आपकी खर्चा ज्यादा हो गई रेवेन्यू से, तो हमारी क्या होगी, लॉस हो गई। अब सर आपने प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया, यानी आप प्रॉफिट तो बता दिया इतने टाइप के होते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी इंपैक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा सर, ये भी आप बता दो। तो देखो जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां से आएगा, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आपका होगा वो कहां से आएगा, वो सर पीएल अकाउंट से आएगा। ये जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ये कहां से चल के आएगा, जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो ये पीएल अकाउंट से क्या होगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कहां जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा इन कैपिटल। ऐड कहां हो जाएगा, कैपिटल। और ये कैपिटल कहां मिलेगा, कैपिटल मिलेगा बैलेंस शीट के किस साइड में, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगी नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट हमारे कैपिटल को क्या करेगी, ऐड कर देगी, कैपिटल में जुट जाएगी। और नेट प्रॉफिट आएगी कहां से, पीएल अकाउंट से आएगी। उसी तरह से सर लॉस का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा लॉस का। तो देखो बाबू लॉस भी कहां से आएगी, ये भी आएगी पीएल अकाउंट से। हम जब पीएल अकाउंट बनाएंगे और जब पीएल अकाउंट में क्या होगा कि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा इनकम से। अब बोल सकते हो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, आप बोल दो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, तो हमारी पीएल तो हमारी क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी। और वो लॉस इसको बोलेंगे नेट लॉस, उसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस। और ये लॉस कहां जाएगी सर, तो ये लॉस जाएगी कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट कहां रहता है, बैलेंस शीट में। सर क्या जुड़ेगी या घटेगी, तो देखो बाबू प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, लेकिन लॉस क्या करेगी, रिड्यूस करता है, रिड्यूस किया जाएगा यानी माइनस किया जाएगा कैपिटल। तो आई होप आपको लॉस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप सारे नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं गेन की। गेन क्या होती है, ठीक है। अब देखो गेन होता है प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं किसी इरेगुलर एक्टिविटी से, ठीक है। जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसके अलावा कोई इरेगुलर और इंसिडेंटल एक्टिविटी होता है, उससे अगर प्रॉफिट गेन करते हैं, उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वही हमारा गेन कहलाता है। जैसे देखो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में जैसे आप सेल करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये आपकी नॉर्मल बिजनेस होगा, ठीक है। वो उससे गेन नहीं होगा। कोई अगर इरेगुलर एक्टिविटी करते हो, कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी करते हो, तो उससे जो गेन होता है, जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा था और वो अब पुराना हो गया, अब आप उसको बेचना है, तो वो आप रोज का काम तो नहीं है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने का, ठीक है। तो उस फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो आपको प्रॉफिट होगा वही क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखो आप इन्वेस्टमेंट किए थे किसी कंपनी में, ठीक है,
अब उस इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट सेल करना ये रोज का काम तो नहीं है हमारा, हमारे बिजनेस का। तो जो रोज का काम के अलावा अगर कोई इरेगुलर एक्टिविटी होता है, उससे अगर कोई प्रॉफिट होती है, तो वो क्या कहलाती है, गेन कहलाती है। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट अर्न करते हैं हम। यहां गेन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट होगा तभी गेन होगा। प्रॉफिट अर्न करते हैं, कहां से करते हैं, इरेगुलर एक्टिविटी से करते हैं, फ्रॉम इरेगुलर, या आप बोल सकते हो इंसिडेंटल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अगर हम कोई इंसिडेंटल और इरेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, कहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं हम किसी इरेगुलर और इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी गेन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तुम्हारा, या बोल सकते हो इस तरह से, प्रॉफिट अर्न किए हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि गेन, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करो, आप बोलो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप किसी अस्थायी संपत्ति को बेच के, अब आपका बिजनेस में वो यूज हो रहा था, जैसे आपके बिजनेस में लैंड यूज हो रहा था, आपके बिजनेस में बिल्डिंग यूज हो रहा था, कोई फर्नीचर यूज हो रहा था, कंप्यूटर यूज हो रहा था, ठीक है, और उसको बेच के आप प्रॉफिट कमाए हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गेन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सर, दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी क्या हो गई, आपकी गेन हो गई, ठीक है। चलो, अब सर ये तो समझ में आ गया कि इरेगुलर और इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वो गेन कहलाता है, ठीक है। अब इसे दूसरे टर्म में ये भी तो बोल सकते हैं कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा अगर किसी दूसरे ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान देना, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गेन होता है। बिल्कुल सही बोला, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट अर्न किया आपने, प्रॉफिट अर्न किया उस ट्रांजेक्शन से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं थी, फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, which are not operating activities of the business, which are not operating activities of the business, ठीक है। बट इंसिडेंटल टू बिजनेस, अब बिजनेस उसी के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस से क्या है, जुड़ा हुआ है, बट इंसिडेंटल टू बिजनेस, ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है, गेन होती है। आई होप इसमें आप क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी प्रॉफिट आपने कमाया, कहां से कमाया, उस ट्रांजेक्शन से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, जिसके लिए आप बिजनेस करते हो, तो उस तरह की प्रॉफिट जो होती है वो क्या कहलाती है, गेन कहलाती है, ठीक है। चलो, अब सर बता दो कि इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा, गेन का अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग में क्या असर पड़ेगा। तो देखो, जो भी गेन होता है, जो सा भी गेन होता है ना, उस गेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कब कर ट्रांसफर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। कब ट्रांसफर करते हैं, गेन को हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ट्रांसफर करते हैं। जैसे इनकम को, जैसे रेवेन्यू को ट्रीट करते थे ना, वैसे इसको भी ट्रीट करेंगे। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करेंगे, उस गेन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, गेन को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर गेन को हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे तो क्या सर, इससे हमारा प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा। आप ही सोचो, गेन से प्रॉफिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सर प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होता है तो ये पैसा किसके पास जाता है, ऑनर के पास, इसीलिए कैपिटल भी इंक्रीज होता है।
प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कैपिटल भी इंक्रीज होता है। आई होप क्लियर हो गया कि जो भी गेन होता है उसे हम पीएल अकाउंट में साल के अंत में ट्रांसफर करते हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होता है, कैपिटल भी बढ़ता है। ठीक है, तो गेन क्या हुआ, प्रॉफिट जो भी कमाते हैं इंसिडेंटल और इरेगुलर एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाया वो गेन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो वो इनकम का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं इरेगुलर एक्टिविटी से उसे हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने रेवेन्यू सीखा, प्रॉफिट को सीखा, इनकम को सीखा, गेन को सीखा, लॉस को सीखा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखो कि आप इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर रिकमेंड करना क्योंकि मैं अपना पूरा 100% दिया हूं और कोशिश किया हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, गेन्स सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप आगे चल के आप अच्छे से अकाउंटिंग सीख पाओगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। अगर कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं 24 आवर्स में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।